सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2। तो लास्ट वीडियो जो हमने कंप्लीट करी थी वहां पे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, आइसोट्रॉपी, अनिसोट्रॉपी, थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की क्लास ली थी। आज जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके बुक में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड कर रखा वो डिवाइड कर रखा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग कि उनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, उस बेसिस पे उनको चार टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड आयोनिक सॉलिड, थर्ड मेटालिक सॉलिड या जिसको मेटालिक सॉलिड भी बोलते हैं, और फोर्थ कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, अगर कुछ याद हो लास्ट वीडियो का तो वहां पे मैंने बोला था कि जितने भी सॉलिड बने वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। तो उसी के बेसिस पे अगर उसी को बेस माने तो भी उन चार पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रखा है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो किससे बना हुआ? मॉलिक्यूल से, यानी इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल्स है। यानी ये जो भी सॉलिड बना हुआ है, जितने भी सॉलिड्स मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आते हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। मॉलिक्यूल यानी कि जब दो एटम आपस में मिलते हैं और कोई नई चीज बनाते हैं। चलो देखते हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सबसे पहला पोलर, दूसरा नॉन पोलर और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड। एक बार पहले इसी की बात करते हैं, बाकी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे कि I2, N2, H2 जो आपकी हाइड्रोजन गैस है, आपकी क्लोरीन गैस है यानी Cl2, आयोडीन गैस है I2, फ्लोरीन गैस है F2। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। अब ये तीन टाइप के होते हैं। पोलर, नाम से पता चलता है पोलर यानी कि वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर क्या है? चार्ज है। चार्ज यानी डेल्टा फॉर्म में, यानी हल्का सा, बहुत ही माइन्यूट चार्ज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल जिसके ऊपर क्या है? चार्ज। जैसे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक एग्जांपल लेते हैं HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन, दो चीज से बना हुआ HCl। अब Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा? जो बीच में इलेक्ट्रॉन शेड है उसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो Cl क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में शेड है उसको अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इधर खींचने के बाद इसके ऊपर हल्का सा Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यानी डेल नेगेटिव हो जाएगा। और अगर इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो इधर कौन सा चार्ज बढ़ेगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हो गया? इस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आएगा, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव पार्शियली चार्ज ऑन देम, पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन देम। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो पहला टाइप है वो है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल यानी वो मॉलिक्यूल जिनके ऊपर क्या है? चार्ज है, जैसे HCl। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं अमोनिया NH3। तो हाइड्रोजन 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 और एक क्या ऊपर? लोन पेयर है। ठीक है, अब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और ऊपर क्या है? जो हमारा लोन पेयर होता है वो भी इलेक्ट्रॉन को, जो सेंट्रल एटम है उसे दूर की तरफ धक्का देता है। तो सारा का सारा एक हिसाब से देखो तो फोर्स कहां लग रहा है? इसका फोर्स, इसका फोर्स, इसका फोर्स, सबका फोर्स क्या लग रहा है? एक ही तरफ लग रहा है, यानी इनके ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे किसके? पोलर मॉलिक्यूल के। पोलर मॉलिक्यूल यानी जिनके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आए। तो ये बात थी पोलर मॉलिक्यूल की। अब बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नाम से पता चलता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल यानी वो मॉलिक्यूल जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो, वो मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो। एग्जांपल लेते हैं हम लोग डस्ट, इनको एक बार हटा देते हैं, अपन एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे पहले हमने पोलर पढ़ा, अब देखते हैं नॉन पोलर। पोलर, ये था पोलर। ठीक है, एग्जांपल क्या थे? HCl, NH3। ठीक है, और भी एग्जांपल लग सकते हैं हम, H2O। ये सारे क्या है? पोलर मॉलिक्यूल जिनके ऊपर चार्ज हो।
दूसरा क्या है, वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जितनी भी गैस है वो सारी आपकी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आती है, ठीक है। जैसे कि आयोडीन गैस I2, Cl2 क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सारी की सारी क्या है, नॉन पोलर है। अब कैसे नॉन पोलर है वो देखो, दो आयोडीन जुड़े हुए हैं, तो भाई ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, यानी इसके बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना तो वो इधर शिफ्ट होंगे ना ही वो इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा ना इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा, यानी कि इनके ऊपर चार्ज क्या है, या फिर मैं बोलूं इनका डाइपोल मोमेंट जीरो। डाइपोल मोमेंट यानी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्या है, जीरो। इनके ऊपर चार्ज क्या है, जीरो। सेम Cl2 मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, वैलेंसी 2 होती है उसकी, ठीक है। ना तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचे जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि दोनों बराबर तरफ से खींचने वाले, भाई ये भी उतना ही पहलवान ये भी उतना ही पहलवान, दोनों बराबर खींच रहे हैं, तो ना तो इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ना इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो जो चार्ज होगा वो इसके ऊपर भी क्या होगा, जीरो। या फिर इसका भी डाइपोल मोमेंट बोलूं तो क्या है, जीरो। एक क्वेश्चन आया था, कई एक स्टूडेंट ने पीछे कमेंट किया था कि डाइपोल मोमेंट के ऊपर, तो उसके ऊपर मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा, हम अभी उसमें इंटरफेयर नहीं करते, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो पॉलिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो दो एटम से बने हो। सबसे पहले मॉलिक्यूल सॉलिड की बात करें तो वो सॉलिड जो दो एटम से मिलके या तीन एटम से मिलके बने हो, पूरा एक मॉलिक्यूल बना हो, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले इसमें बात करी मॉलिक्यूलर सॉलिड में, सबसे पहला पोलर जिसके ऊपर चार्ज है, नॉन पोलर जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और तीसरा जो है अब हम बात करते हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसको एक बार मिटा देते हैं पोलर नॉन पोलर को। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो तीसरा टाइप है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो तीसरा टाइप है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेके कई कंफ्यूजन होती है, सब ये सोचते हैं जहां हाइड्रोजन जुड़ गया वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नहीं, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े, नाइट्रोजन के साथ जुड़े, फ्लोरीन के साथ जुड़े, तो ये सारी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है तो वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी एक हिसाब से अगर मैं देखूं तो पोलर मॉलिक्यूल ही होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी पोलर मॉलिक्यूल ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको अलग से कैटेगराइज पोलर मॉलिक्यूल में ना रख के अलग से कैटेगराइज कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो बॉन्ड प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और पोलर और नॉन पोलर जो आपने अभी तक पढ़े हैं, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर, इनके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है वीक वंडरवाल फोर्स। वीक वंडरवाल फोर्स, या फिर जिसको बोलते हैं लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस। और जो थर्ड टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके अंदर जो बात करें तो वो मॉलिक्यूल तो पोलर ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे बात करूं NH3 अमोनिया, अभी जो एग्जांपल हमने पोलर में देखा था वही NH3 अमोनिया। उसके अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये भी क्या है, चाहे नाइट्रोजन की हम बात करते हैं चाहे हम इधर H2O मॉलिक्यूल की बात करें, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी देखो NH OH, तो इनके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको क्या कर दिया है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल से अलग कर दिया। एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पोलर मॉलिक्यूल ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर एग्जांपल आपको पोलर मॉलिक्यूल में लिखना है तो पोलर में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल लिख सकते हो, यानी इन दोनों एग्जांपल्स को आप पोलर में लिखोगे तो सही है, लेकिन पोलर के सारे एग्जांपल यहाँ कवर नहीं होते। जैसे मैंने पोलर में एक एग्जांपल लिखवाया था SO2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये एग्जांपल आप पोलर का इसमें नहीं लिख सकते, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में आप नहीं लिख सकते। तो एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं मैं आपको कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार पार्ट में डिवाइड किया, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है कौन सा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर दोस सॉलिड्स in which constituent particles are molecules and the force which is present is weak van der Waals force या जिसको लंदन फोर्सेस बोलते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड को तीन पार्ट में डिवाइड किया, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप हो, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क हो, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और उसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, और सामने वाले के ऊपर डेल पॉजिटिव या माइन्यूट या हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, जैसे I2, H2, F2, जितनी भी गैसेस हैं आपकी वो सारी की सारी क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आती है।
ठीक है। गैसेस में मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ठीक है। और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? OH ऑक्सीजन से जुड़ा हो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो या फिर फ्लोरीन से जुड़ा हो। कार्बन से जुड़े हुए को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहते हैं, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग में पहुंचेंगे तब वहां कार्बन को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक था मोलिकुलर सॉलिड, वो खत्म हो गया। अब जो सेकंड पार्ट इसका था वो था आयोनिक सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो सेकंड पार्ट है नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पे, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट कौन सा था? ये तो था मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये दूसरा है आयोनिक सॉलिड। देखो भाई, आयन दो होते हैं, एक एनायन और एक केटायन, ठीक है। एक होता है एनायन, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। एक होता है केटायन, जिसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। एक एनायन और एक केटायन, ठीक है। अब बात करते हैं एनायन केटायन की कि ये कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्लास 11th में भी एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं और कॉमन एग्जांपल भी हम 24 घंटे देखते हैं, हमारे आंखों के सामने रहता है, वो है नमक, हमारा कॉमन सॉल्ट, जिसको ब्राइन सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट या ब्राइन, BRINE, ढंग से लिख देते हैं एक बार, BRINE, ठीक है। ये है कॉमन सॉल्ट। अब NaCl में क्या है? ये जो मॉलिक्यूल होता है ये आयंस, सॉरी, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये किससे बने हुए हैं? आयन से बने हुए, यानी एनायन और कैटायन से बने हुए। किस तरीके से बने हुए मैं दिखा देता हूँ। देखो भाई, कैटायन, सॉरी उल्टा लिख दी, सही लिखा है। कैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन छोटे होते हैं साइज में, कैटायन साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और ये क्या होते हैं? एनायंस। जाहिर सी बात है, नेगेटिव चार्ज है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। NaCl की बात करता हूं मैं, तो NaCl को जब हम तोड़ते हैं तो बनता है Na+ और Cl-। तो Cl के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 17 पहले थे, एक और आ गया 18। नाइट्रोजन, सोडियम की अगर मैं बात करता हूँ, सोडियम के पास पहले 11 थे, अब एक चला गया, कितने बच गए? 10। तो Na+ और Cl-, ठीक है। अब आयोनिक सॉलिड किस तरीके से डिजाइंड है? NaCl की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं हम। एक क्यूब, जो Cl है हमारे, वो लार्जर मॉलिक्यूल है, लार्जर मॉलिक्यूल सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Cl मॉलिक्यूल सारे के सारे कहाँ हैं? कॉर्नर्स पे। ये सारे के सारे क्या है? Cl मॉलिक्यूल्स, जो हमने इससे रिप्रेजेंट किया है वो Cl। अब Na क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं वाइड में। Cl तो सारे कहाँ थे? कॉर्नर्स पे, और ये किस पे थे? वाइड में। वाइड यानी कि खाली जगह। जैसे मान लो आप 2-3 बॉल को आपस में जोड़ते हो, ठीक है, और बीच में खाली जगह बच जाती है। जब भी बॉल्स को आपस में जोड़ो आप, ठीक है, 2-3 मैंने बॉल ली, एक के ऊपर एक रख दिया, आइडो साइडो में जैसे उसको जमा दिया, क्यूब शेप में जमा दिया या ट्रायंगल शेप में जमा दिया, तो बीच में जो गैप बच जाती है उसको बोलते हैं वाइड या फिर खाली जगह। तो Na जो प्रेजेंट होता है वो होता है वाइड में। और वाइड कहाँ और कौन से वाइड में होता है? ऑक्टाहेड्रल वाइड में। अब अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो कि सर ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है, आगे वीडियोस में हम सॉलिड स्टेट जब पढ़ेंगे तो सारे वर्ड्स का डिस्कशन है, वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड का डिस्कशन वहीं पे हम क्लियर करेंगे। प्रेजेंट कहाँ होते हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किसी भी कॉर्नर की एज के सेंटर में, यानी यहां, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ये सारे वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। ये तो खाली जगह जो दिख रही है हमको, ये सारे के सारे क्या हैं? Na+, और कॉर्नर पे थे सारे Cl-, और उसके साथ साथ एक वर्ड प्रेजेंट होता है बीचों बीच। इसको एक बार समझा देता हूं, आप एक बार डायग्राम देख लो। तो मान लो आप एक कमरे में खड़े हो, कमरे के अंदर 8 कॉर्नर है, तो जितने भी कॉर्नर्स हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, सारे कॉर्नर्स पे तो Cl एटम प्रेजेंट है। और कॉर्नर को जोड़ने वाली जो लाइन है बीच में, यानी कि एक कॉर्नर, मान लो ये कमरा है, कमरे के 2 कॉर्नर्स को जो जिस लाइन से जोड़ा जाता है उसको एज बोलते हैं। उस एज के बीचों बीच, मान लो ये कॉर्नर था और ये कॉर्नर था, दोनों के बीच में जो एज है उसके सेंटर में एक खाली जगह प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं वॉइड, ठीक है। और वो जो वॉइड होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो जितने भी कॉर्नर्स उन सबके बीच में कितने हैं पूरे कमरे में अगर हम देखा जाए तो 4 एजेस ऊपर, 4 एजेस नीचे और 4 ऐसे साइड में खड़ी एजेस, तो कितनी 12 एजेस तो वो, और बीच में एक रूम के बीचों बीच, रूम के एक बीचों बीच, ठीक है। तो कितने हो गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड? तो हो गए कितने? 13, 12 एजेस पे थे, ठीक है, और एक सेंटर में। और Cl कितने हैं? 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स में, ठीक है। तो Na थे 13 और Cl थे 8।
और ये जो पूरा सॉलिड बना है इसको हम बोलते हैं आयोनिक सॉलिड, जो कि दो टाइप से बना है, एक एनायन से और एक कैटायन से। एनायन कौन था, या फिर Cl जो कि बड़ा था या फिर लार्जर था, और कैटायन यानी जो छोटा था, जो वॉइड के अंदर भरा होता, वो था हमारा सोडियम। तो ऐसे टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं उनको बोलते हैं आयोनिक सॉलिड। अब क्या करते हैं, आरबीएससी ने क्वेश्चन फंसाया था सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में। उन्होंने पूछा कि आयोनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड। सबको आयोनिक सॉलिड से दिमाग में एग्जांपल याद है NaCl, सबको लगा सॉल्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन क्वेश्चन क्या हो गया, गलत। ठीक है, नमक कभी भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। नमक को जब पानी में घोल देते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। ध्यान रखना, ना तो नमक को अलग कर दो और पानी को अलग कर दो, ना तो नमक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ना पानी। ठीक है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जो नमक होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन दोनों को जब आपस में मिक्स करके सॉल्यूशन बना देते हैं, जिसको NaCl सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन बोलेंगे, वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयन क्या हो जाता है अलग। देखो भाई, यहाँ पे आयन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बीच में जो बॉन्ड बना रखा है इन्होंने, वो बना रखा आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रखा, आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, सबसे कमजोर बॉन्ड जो हमने पढ़ा था वो था वीक वैन डर वाल्स फोर्स, सबसे मजबूत होता है हाइड्रोजन। ठीक है, और उन्हीं मजबूत में से एक बॉन्ड होता है, वैसे एक मजबूत है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो इतनी आसानी से नहीं टूटती है। उसको तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने का तो सवाल ही नहीं होता है। क्यों? कोई आदमी फ्री होगा वो या कोई आयन फ्री होगा या वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन जिसने किसी के साथ पहले से बॉन्डिंग बना रखी है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, आयोनिक सॉलिड। ठीक है, 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं तो आयोनिक सॉलिड में आप लिख सकते हो दो सॉलिड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ आयंस, आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, एनहांस एंड केटायंस। NaCl की आप स्ट्रक्चर दे सकते हो, ऐसी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो KCl की, सिर्फ Na की जगह क्या रखना है K। पोटेशियम क्लोराइड बनाओ, सोडियम क्लोराइड बनाओ, सारी की सेम स्ट्रक्चर्स होती है। रुबिडियम क्लोराइड बनाओ। तो ये था हमारा आयोनिक सॉलिड। ठीक है, और दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये गुड कंडक्टर बन जाएंगे कब, जब इनको एक्वस फॉर्म में या फिर पानी के साथ इनको मिला दिया जाए। नमक को पानी के साथ मिलाओ, दे बिकम द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ। ठीक है, जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, पहला था मेटेलिक मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा था हमारा आयोनिक सॉलिड, और तीसरा है हमारा मेटेलिक सॉलिड। कोई मेटेलिक सॉलिड बोलता है, कोई मेटेलिक सॉलिड बोलता है। नाम से पता चलता है वो सॉलिड जिससे सारे के सारे मेटल्स बने हुए हैं, या फिर वो मेटल्स। एक हिसाब से मेटल्स देखते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, कॉपर, ठीक है, जिंक, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये हमारी चीज में आते हैं। अब मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होता है, हम सब जानते हैं कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर हम सिल्वर की बात करें, जैसे चांदी हो गई, या फिर हम बात करें कॉपर, तो ये सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है मेटेलिक सॉलिड के अंदर कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो हम इसके सबसे पहले डायग्राम देखेंगे और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब कैसे देखते हैं मेटेलिक सॉलिड। मान लो कोई एक शीट है, उसके अंदर बहुत सारे केटायंस अरेंज है। देखो, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही पाया जाता है, तो जनरल जो चार्ज होता है मेटल के ऊपर वो पॉजिटिव होता है। कई किताबों में तो यहाँ तक लिखा है कि मेटल के ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक केसेस में मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी शो हुआ है। तो मेटेलिक सॉलिड है। मेटेलिक सॉलिड किससे बना हुआ है, छोटे छोटे बहुत सारे क्या है, केटायंस हैं, बहुत सारे क्या है, केटायंस है, और एक फिक्स पैटर्न में। ठीक है, एक फिक्स पैटर्न में क्या है, वो अरेंज्ड है, पैटर्न अरेंजमेंट है इनके अंदर, यानी एक फिक्स पैटर्न में ये सारे के सारे अरेंज्ड हैं। अब देखो, सारे केटायंस है, ये तो आपस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे नहीं। ठीक है, अब इन केटायंस के पास में छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स। सबके चारों तरफ बना देना, मैं एक दो के चारों तरफ बना देता हूं। छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो केटायंस होते हैं, इन केटायंस को एक नाम और दिया, इनको बोलते हैं कर्नेल। ठीक है, इनको एक नाम और दिया, कर्नेल। इनको कर्नेल भी बोला जाता है, केटायंस को एक कर्नेल बोला जाता है। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है और उसके अंदर छोटे छोटे केटायन तैर रहे हैं। मान लो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और उसके अंदर छोटे छोटे केटायन क्या है, तैर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा मेटेलिक सॉलिड दिखता है कि सारे केटायन एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ
रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते रहते हैं, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब मान लो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराया। अब इलेक्ट्रिसिटी को दो ही लोग कंडक्ट कर सकते हैं, या तो कोई आयन हो जो एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाए, लेकिन यहाँ पे तो कोई आयन हमको दिख ही नहीं रहा है। एक कैटायन दिख रहा है जो कि अपनी जगह नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसको एक फिक्स पैटर्न में अरेंज कर रखा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है जो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकती है, वो है इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो क्या कर रहे हैं, ठाले बैठे हैं, उनके पास यहाँ कोई काम नहीं है सिवाय कैटायन के चक्कर लगाने के। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट आगे से आगे करते हैं। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी थी तो इस इलेक्ट्रॉन ने ये आगे से रिवॉल्व होते हुए इधर गए, इसने इधर पास करी, इसने इधर पास करी, तो क्या करते हैं, जो समुद्र है इलेक्ट्रॉन का कैटायंस के चारों तरफ, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही स्पीड में कंडक्ट करते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि मेटेलिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं, मेटेलिक सॉलिड यानी जैसे कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, इन सब की स्ट्रक्चर कैसे होती है कि जैसे मान लो बहुत सारे कैटायंस अरेंज है और उसके चारों तरफ क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके चारों तरफ बहुत ज्यादा हाई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, उसके अंदर से निकल आएंगे आराम से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी काफी अमाउंट में इसके अंदर से कंडक्ट हो सकेगी। तो तीन टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, मेटेलिक सॉलिड, उसके तीन टाइप, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद आयनिक सॉलिड जिसमें NaCl और KCl की हमने बात करी, एनायन कैटायन। फिर मेटेलिक सॉलिड जिसमें जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, किसी की भी आप बात कर सकते हैं। अब गुड कंडक्टर होते हैं, हमको पता ही चल गया। और बाकी मेटल के जो भी कैरेक्टर है आप सारे मेटेलिक सॉलिड में लिख दो, सारे के सारे काम कर जाएंगे। देखो केमिस्ट्री और बायो को पढ़ने का एक तरीका है, वो ये है कि आप या तो हर टॉपिक के एग्जाम्पल्स याद कर लो, या वो एग्जाम्पल याद कर लो जो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर करे, ठीक है। जैसे पोलर के और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अमोनिया लिखो और वाटर लिखो, दोनों पोलर मॉलिक्यूल भी हो गए और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल भी हो गए। तो या तो सबके अलग अलग एग्जांपल करो, याद करो, या फिर कुछ ही एग्जांपल याद करो जो अधिकतर टॉपिक्स पे कवर हो जाए। तो सेकंड पार्ट करो, ठीक है। कुछ एग्जांपल याद करो जो अधिकतर टॉपिक्स को कवर कर ले, अधिकतर टॉपिक्स के एग्जांपल्स हो, ठीक है। तो वैसे ही इनको, और सबसे सिंपल से सिंपल देखो भाई, टफ से टफ एग्जांपल लिखोगे तो भी एक ही नंबर मिलेगा, ठीक है। और सिंपल से सिंपल एग्जांपल लिखोगे तो भी एक ही नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं वो बोल देगा कि भाई ये तो कॉमन एग्जांपल है तो इसमें नंबर काटूंगा, नहीं, जो सही है वो सही है, ठीक है। तो तीन टॉपिक हो गए। अब जो चौथा हमारा टॉपिक था, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो चौथा पार्ट है, कौन सा है वो है हमारा कोवैलेंट सॉलिड, जिसको नेटवर्क सॉलिड भी कहा गया है। मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, थर्ड था मेटेलिक, और चौथा जो है हमारा वो है कोवैलेंट सॉलिड, जिसको नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है। हाँ भाई, एक क्वेश्चन याद आया है, आरबीएससी में एक नंबर का क्वेश्चन उठा था, सिलेबस चेंज होने से पहले की बात है ये, ठीक है। आरबीएससी के पैटर्न, एग्जाम पैटर्न में उठा था शायद, कहीं ना कहीं तो देखा ही था मैंने। उसमें ये पूछा गया था कि विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स आर प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो चार टाइप की बॉन्डिंग मैंने आपको बता दी है अभी तक। कौन कौन सी यहाँ पे जो मैंने बताई थी वो कौन सी बताई थी, लंडन फोर्सेस या वीक पॉइंटर जो सबसे कमजोर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ मैंने आयनिक बॉन्ड्स बताए थे, यहाँ मैंने मेटेलिक बॉन्ड बताए हैं, ठीक है। या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज है। और चौथा जो है वो है कोवैलेंट सॉलिड। अब यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। भाई ये चीज हम सब पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बहुत बार, नेटवर्क सॉलिड के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर कोई एग्जांपल की मैं बात करूं तो डायमंड और ग्रेफाइट बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इस चीज का, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट बात करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट सॉलिड वो सॉलिड जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट कहाँ है, जितने भी कार्बन कंपाउंड है, जितने भी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आपने पढ़े हैं, कौन से पढ़े हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड पढ़ा है, ग्रेफाइट पढ़ा है, बकमिस्टर फुलरेंस, ठीक है। C72 और C62 टाइप के बकमिस्टर फुलरेंस पढ़े हैं आपने, जूनियर क्लासेस की मैं बात कर रहा हूं। तो वहीं पे दो एग्जांपल लेते हैं, एक तो था क्या, डायमंड, DIAMOND डायमंड, और दूसरा है ग्रेफाइट। अब भाई डायमंड क्या है, हम सब जानते हैं कि डायमंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिखने की जगह एक बार डिक्टेट कर देता हूं, क्या क्या है, इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ, या फिर इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल, प्रॉपर वर्ड होगा मटेरियल, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ, यानी इससे मजबूत धरती पे कुछ भी नहीं है। सेकंड, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये किससे बना होता है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड। अब कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ, और जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ उसको हमने बोला कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ग्रेफाइट के अंदर भी वही चीज, और कार्बन इतना हार्ड और ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट है, ठीक है। डायमंड को कहाँ का यूज करते हैं, ज्वेलरी में यूज करते हैं, ठीक है। कटिंग ऑफ मार्बल्स, मार्बल की कटिंग में हम यूज करते हैं।
और ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं तो जो ग्रीस हम लोग गाड़ियों में यूज करते हैं उसके अंदर यूज करते हैं, ल्यूब्रिकेंट जिसको बोला जाता है। उसके अलावा जो आपकी पेंसिल है, पेंसिल के अंदर जो लीड है, लेड जिसको बोलते हैं, वो भी किससे बनी हुई है? ग्रेफाइट से बनी हुई है। चलो इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। डायमंड की सबसे पहले स्ट्रक्चर बात करेंगे, फिर इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन दोनों के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जो सॉलिड है वो है कोवेलेंट सॉलिड, या इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है क्योंकि कार्बन का पूरा एक जाल बना हुआ होता है, एक नेटवर्क बना होता है। डायमंड की बात करते हैं, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, फिर वो कार्बन आगे 4 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। यानी हर कार्बन क्या होता है? 4 कार्बन से आगे जुड़ा होता है। मान लो हम एक कोई भी कार्बन पकड़ लेते हैं, ये सेंट्रलाइज कार्बन की बात करते हैं, तो हर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 4, 1 2 3 4। भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, यानी कार्बन ज्यादा से ज्यादा कितनों से जुड़ सकता है? 4 से, और चारों से ही क्या हुआ है? वो जुड़ा हुआ है। तो क्या उसके पास कोई फ्री बॉन्ड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा? नहीं, ठीक है। तो हर कार्बन क्या होता है? 4 कार्बन बाजू वालों से जुड़ा होता है, यानी उसकी वैलेंसी क्या होती है? पूरी तरीके से फिल होती है, पूरी तरीके से भरी हुई होती है, ठीक है। पूरी तरीके से क्या होती है? भरी हुई होती है। इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता और इतना मजबूत होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो कार्बन क्या है? आजू बाजू वाले या नेबरिंग 4 कार्बन से जुड़ा होता है, उसकी वैलेंसी पूरी तरीके से भरी होती है, इसलिए डायमंड इतना ज्यादा हार्ड होता है। लेकिन वहीं ग्रेफाइट की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रेफाइट अपने बाजू वाले सिर्फ 3 कार्बन से जुड़ा होता है और एक वैलेंसी उसकी खाली होती है, ठीक है। किस तरह की स्ट्रक्चर होती है वो देख लो। एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। और इधर भी बढ़ा देते हैं इसको, कार्बन 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 कार्बन, ये बीच वाला पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हो? बाजू में सिर्फ 3 कार्बन से। किस किस से? 1 2 और 3, यानी हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी एक वैलेंसी इसकी खाली है, एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली है। अब वो ही इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसका क्या खाली, तो हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन खाली है, हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्या है? खाली है। अब भाई हर कार्बन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा? ठाला बैठा है, कोई काम नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को आगे से आगे पास करेगा। इसलिए कहा जाता है कि ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकंड, डायमंड इज सो हार्ड बिकॉज its valency is complete, its carbon is bonded with 4 neighboring carbon atom, and in graphite valency is not complete, carbon is bonded with the 3 neighboring carbon atom and 1 electron is free to move। ये घूमने के लिए, इसके चारों तरफ मूव करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है, ये चाहे उसके चारों तरफ जितना घूम सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से कनेक्ट करेगा। फिर उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है कि यूजेस। तो डायमंड को मैंने बताया था ग्रेफाइट में यूज होता है, मार्बल कटिंग में, डायमंड का। और ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं तो ये यूज होता है हमारा पेंसिल के लिड में, लुब्रिकेंट्स बनाने में, ठीक है। तो दो एग्जांपल्स, दो यूजेस बहुत है, ठीक है। यहाँ हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, वो है मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। तो ये 4 टॉपिक थे, बहुत ही हरिया, बहुत ही स्पीड में मैंने ये पढ़ाया है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आप लोगों के पास है, हमारा जो ग्रुप है उसमें क्वेश्चन डाल देना, या इन पर्सन क्वेश्चन डालोगे तो भी ठीक है, नहीं तो यूट्यूब के कमेंट्स में आप डालोगे तो भी